जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना सोल्जर मार है। लाइव है जी। ख़वातीन हज़रात, आज़ाद लबों के साथ फराज दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग पैनल और बड़ा लाइवली पैनल है। डॉक्टर मिसबाह आज़म, डॉक्टर अवैस सलीम और सबात अशरफ। अच्छा, इतना सारा डॉक्टर अभी ये भी डॉक्टर होने वाले थोड़ी देर, सबात भाई भी, लेकिन पता लगा सबात भाई कर लें आप मेडिकल कर लें। ख़वातीन हज़रात, इंशाल्लाह सबात अशरफ भी जल्द हमारे दोस्त डॉक्टर हो जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग और जो है एक जो पॉलिसी शिफ्ट है इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। पॉलिसी शिफ्ट का कुछ दिन पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, उसमें जो सिग्नलिंग हुई उसके ऊपर बहुत सारे न्यूज आर्टिकल छपे, बहुत सारी ओपिनियन छपी, बहुत सारे शोज हुए और हम देखेंगे कि उसको जो है 360 अगर हम अप करें तो उस पे उसकी क्या क्या मैसेजिंग सिग्नलिंग क्या थी। जनरल बाजवा साहब का बयान आप सबने देखा, इतनी दफा चल चुका है, लोग देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि उन्होंने कहा कि जी पुराना जो माजी है उसको हटाकर उसको एक तरफ रखकर जो है हम कॉपरेशन की तरफ बढ़े। दोनों ममालिक दुनिया जो है साउथ एशिया में जो दो न्यूक्लियर राइवल्स हैं इनके दरमियान पीस के में हेल्प करे, इंडिया की तरफ बड़ी पॉजिटिव सिग्नलिंग की गई। शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने आके कहा कि जी अगर इंडिया एक कदम आगे बढ़ाएगा हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। तो अच्छी सिग्नलिंग हुई। उसके साथ मैं एक चीज और, खान साहब के लिए हम दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द वो और उनकी अहलिया सेहतियाब हों। मोदी जी ने इसके ऊपर ट्वीट किया और खान साहब को जो है जल्द से जल्द उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने कंसर्न शो किया और कहा कि जल्द से जल्द वो बेहतर हों। तो सिग्नलिंग अच्छी हो रही है। क्या ये सवाल मैं समय पहले अपने जो सुनने वाले हैं उनके आगे रखूंगा कि आपकी और हमारे जो गेस्ट हैं उनके आगे रखूंगा कि भाई मोदी साहब की तरफ से क्या पॉलिसी में शिफ्ट आया। अगर मोदी साहब का स्टैंड वही का वही स्टैंड रहता है जो कि उनका रहा है एंटी पाकिस्तान, तो उसके हिसाब से तो फिर हम कुछ भी कर लें, वो हमें हमारा जो अच्छी जो पॉजिटिव सिग्नलिंग है पाकिस्तान की तरफ से उसको वो एज ए पोजीशन ऑफ वीकनेस देखते हैं और उसी को प्रमोट करते हैं। लेकिन इस दफा अभी तक ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर अवैस सलीम, आपकी तरफ आपसे स्टार्ट कर रहा हूं सर, क्या इसका जो मैसेज है इंडिया में मुख्तलिफ तरीके से लिया गया है इस दफा? देखिए, अगर आपको याद हो, कोई 2 हफ्ते पहले भी हमने इस पर गुफ्तगू की थी जब ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था और मैंने उसमें यही कहा था कि हम बहुत बात करते हैं अवाम की और अवाम में जो एक तरह का गुस्सा और सेंटिमेंट पाया जाता है और नफरत की फजा पाई जाती है। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि दोनों तरफ की अवाम जो है वो सेंटिमेंट पिक करती है जो उनकी हुकूमतें बनाती हैं, जो नैरेटिव हुकूमतें बनाती हैं, और दोनों एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हैं। हम एक तरह से ज्यादा रहे हैं, ज्यादा अरसे के लिए रहे हैं, वो अब उस तरफ जा रहे हैं जहां हम पिछली 2-3 दहाइयों में जो हमारा पॉस्चर रहा है। तो आपने एकदम देखा कि जैसे ही ऐलान हुआ, दोनों तरफ के मीडिया में भी ना उस पर कोई क्रिटिक हुई बल्कि उसको वेलकम किया गया। दोनों तरफ की आवाम में भी कोई उस तरह का गम गुस्सा, या जैसे सियासी जमातों में आपको एक नैरेटिव नजर आता है, पहले कश्मीर पर नजर आता था या किसी और चीज पर नजर आता था, वो आपको बिल्कुल नहीं नजर आया। सो मैं वापस अपने उसी पॉइंट की तरफ जाता हूं कि अगर ये हुकूमतें चाहें, अगर दोनों तरफ की एस्टैब्लिशमेंट चाहे, तो ये चीजें ठीक कर सकते हैं। ये कितना आगे बढ़ना चाहते हैं इस पर, अब ये जो एक ओपनिंग मिली है उस पर कितना इमारत खड़ी करना चाहते हैं, कितना आगे तक जाना चाहते हैं, ये अभी जो है हमें देखना होगा। क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के पीस इनिशिएटिव्स लिए जाते रहे हैं। ये पहला सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है। पिछले 15 साल में हमने 12 जब ये पहली दफा एग्रीमेंट हुआ था इसकी वायलेशंस देखी हैं। सिर्फ पिछले साल में शायद कोई 1400 से ज्यादा वायलेशंस सामने आई हैं। और इसीलिए लोग जो इसको इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व करते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो पीस इनिशिएटिव्स होते हैं ये हमेशा एक टिप ऑफ द आइसबर्ग होते हैं। देखना ये होगा कि क्या ये इसको यहीं तक रखते हैं या इससे आगे भी कोई रोड मैप है जिस पर दोनों हुकूमतें जो हैं वो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। अच्छा, डॉक्टर मिसबाह साहब आपकी तरफ आता हूं और ये जो सवाल मुझसे किया जा रहा है सुलेशा साहबा की तरफ से, या साहब हैं ये, कि फराज मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया है। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया है तो उसका मतलब है अपना मीडिया नहीं फॉलो करता है। जिस तरह का नैरेटिव, जिस तरह की नफरत अंगेज तकारीर, जिस तरह पाकिस्तान ने जब अभिनंदन को वापस किया, एक खैर सगाली का पैगाम दिया,
और पीस का पैगाम दिया। उसके बाद जो वहां से मोदी साहब ने उसको एज ए पाकिस्तान की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस की तरह से ट्रीट किया और दिखाया जी हम बड़े मजबूत हो गए। और इलेक्शन कैंपेन में जिन्होंने बातें की तो वो मेरी तरफ मेरा इशारा था कि मोदी साहब टेबल पे बैठने को तैयार नहीं थे। पीस नेगोशिएशंस जो होती है उन्होंने तर्क कर दी थी, उन्होंने स्टॉप कर दिया था। तो अब मैं आपको और क्या बताऊं कि मोदी साहब ने क्या किया। और उमैर मुजफ्फर साहब, मिर्जा भाई, सवाल आप भी ले लीजिएगा कि उन्होंने कहा जी इंडिया जो अपने डिफरेंशियल बढ़ाया चला जा रहा है और जब वो डिफरेंशियल बढ़ाता रहेगा इकोनॉमिकल, तो वो पाकिस्तान जो है उस लेवल पे नहीं ग्रो कर पा रहा। तो इंडिया एक तरह से पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है और पाकिस्तान को अपने वही जो दाखिला मामला था उस पर मसरूफ करके। तो इसका जवाब भी दे दिए, लेकिन पहले आप जवाब उसका दीजिए कि सर जो डॉक्टर वैस सलीम ने जो बातें की हैं कि ये सब चीजें होती रही हैं, हम भी देखते रहे हैं, वाजपेयी साहब भी आते रहे हैं, मनमोहन सिंह साहब भी, मुशर्रफ साहब भी जाते रहे, आगे बढ़ के हाथ भी मिलाते रहे, सब चीजें होती रही, उसके बाद फिर वही बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। तो ये कोई ऐसी कोई यहाँ पर खास बात हो रही है कि बैक टू स्क्वायर वन नहीं होगा इस दफा? शुक्रिया फराज। तो मैं तो डॉक्टर उवैस सलीम ने जहाँ छोड़ा है मैं वहीं से थ्रेड्स पिक करने की कोशिश करूंगा। और बी वेरी ऑनेस्ट फराज, मैं कोई बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं हूँ इस सारी चीज़ पर। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो डॉक्टर साहब ने कहा ये तो होता आया है। ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई थी कि वो तो ये क्लेम करते हैं कि वो तो हम लोग बस वी वर दैट क्लोज टू गेट द सोल्यूशन। आई मीन, और उसके बाद क्या हुआ? और पिछले हफ्ते हमारे साथ बहुत पाकिस्तान की मायानाज इंटेलेक्चुअल और प्रोफेसर साहिबा, और जो कि हम सब जानते हैं हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मौजूद थी। और उन्होंने भी काफ़ी कुछ हम लोगों को एनलाइटन किया कि क्या कुछ हो रहा है। तो देखिए, बातचीत तो किसी स्टेज पर हो रही है और उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, मेरा जो सवाल है वो ये है कि चलिए, हमारे चीफ साहब ने फरमाया कि भाई हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। ऑफ कोर्स जब ये चीज़ सिविलियन ने कही थी तो वो गद्दार था और ये कहा जा रहा था कि आप लोग बहुत तेज़ जा रहे हैं। और ये अब ये मेरी समझ नहीं आता कि तेज़ चलना और स्लो चलने में क्या डिफरेंस है, और ये कौन डिसाइड करता है कि आप बहुत तेज़ जा रहे हैं या बहुत स्लो जा रहे हैं। डिप्लोमेट जो है वो तो अपॉर्चुनिटी देखकर वो तेज जा रहे थे या इनको चीजें 5 साल के बाद समझ आती हैं। अब ये तो ये दैट इज बेसिकली माय पॉइंट कि ये अब ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा। लेकिन चलिए, चीफ साहब ने फरमाया। अब जब चीफ साहब ने ये फरमाया तो सबसे पहले तो हमें चाहिए था कि हम यहीं से इस घर को ऑर्डर करना शुरू कर देते और ये सवाल रखते कि वो किस अथॉरिटी के ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो अब देखिए, यही तो सारी चीजें हैं जो कि पैराडॉक्सेस हैं हमारी इस पूरे सिस्टम के, कि आप बात भी करते हैं और उसके बाद ट्रबल भी होती है। और आयशा सिद्दीक़ा साहिबा, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने ये बात एक पब्लिक टीवी पे कही, नया दौर पर कही। एक्चुअली 2-3 दिन पहले वो तशरीफ लाई हमारे खबर से आगे के शो में, और उन्होंने फरमाया कि जब मुशर्रफ साहब चले गए और जनरल कियानी साहब आ गए, उस वक्त एक बहुत बड़े डिप्लोमेट ने, उन्होंने नाम लिया था लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि वो किन डिप्लोमेट का नाम लिया था, लेकिन एक बड़े टॉप ऑफ द लाइन डिप्लोमेट उनके पास आए और उनको ये बताया, डॉक्टर साहिबा को, कि जनरल कियानी ने उनको बुलाया है और ये कहा है उनसे कि भाई हमारे जो कोर कमांडर्स हैं वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कुछ हमारे मुशर्रफ साहब करके गए। तो देखिए, यही चीज जो होती है ना, इंस्टेबिलिटी, कि जब कोई इंस्टीट्यूशन के हेड्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं तो नजम सेठी साहब की ज़बान में वो स्ट्रेटेजिक नहीं रहता बल्कि टैक्टिकल हो जाता है कि भाई एक टैक्टिकल मूव है और आपको कुछ ज़रूरतें हैं हियर नाउ एंड देन। और 2 हफ्ता पहले तक तो आप सेबर रेटलिंग पर थे और अब इधर आ गए, अब एकदम से पीस की बात कर दी। अब आइए इंडिया की तरफ।
इंडिया का भी कुछ ऐसे ही मसला है कि वो लोग भी देखते हैं कि यार कि भाई अभी अंदर के हालात थोड़े से खराब हैं, कोरोना है, ये है, वो है, तो चलो थोड़ा बहुत इधर उधर कर लो और उसके बाद में हम फिर वहीं पर आ जाएंगे जहां से शुरू किया था। तो देखिए ऐसे कोई पीस नहीं होते, पीस जो होते हैं उसमें बड़ी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बड़ा। अब ये कहते हैं कि शायद किसी लेवल पे बात हो रही हो, शायद हो रही हो, लेकिन मुईद यूसुफ साहब जो के डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब जो के मतलब होना चाहिए था कि वो इन्वॉल्व होते, उन्होंने तो जहां तक मुझे याद है डिनाई किया है कि उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई इंडिया के एनएसए से। उन्होंने मना किया है, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने जी, तो मना किया है। तो जब अच्छा, मुईद ने नहीं किया तो फिर कौन कर रहा है? और अगर मुईद नहीं कर रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी की टीम्स नहीं कर रही हैं तो कौन कर रहा है? और अगर जो कर रहा है तो फिर वही बात हो जाएगी। और आपका सवाल का जो छोटा आंसर होगा वो यही होगा कि मुझे तो लगता है कि आप दो शायद चीजें बड़ी अच्छी हो, हंकी डोरी हो, गाने भी बने, अमन की आशा तक भी हो, सब कुछ हो, फिर उसके बाद एक दिन सब कुछ नीचे चला जाए सर वापस। वो अमन की आशा से मुझे याद आया कि हमारी तरफ जो अमन की आशा वाले लोग जो हैं, और जो एक वो मोमबत्ती माफिया भी उसको कहा जाता है, तरह तरह के नाम दिए जाते हैं, उसकी तरफ के जो कुछ लोग हैं उन्होंने तो ये कहा कि जी यही बात तो हम किया करते थे, जो आज इन्होंने कह दी। जब हम कहते थे तो हम गद्दार थे। तो एक पूरा इसके ऊपर भी एक ट्विटर के ऊपर चला हुआ था मामला, और फेसबुक के ऊपर, बल्कि हुसैन हक्कानी साहब ने तो ये तक ट्वीट किया, हमने जो तर्ज फुआ की है कफ्स में इजाद, फैज गुलशन में वही तर्ज बयां ठहरी है। ये उन्होंने जनरल बाजवा की तकरीर के बाद ये ट्वीट किया था। तो मगर यार ये तो आपने भी देखा ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, कि ये तो सब आपने भी देखा, सबाहत ने भी देखा, हमारे डॉक्टर साहब ने भी देखा, ये तो हम लोग कब से देखते आ रहे हैं। तो अब या तो ये कह दीजिए कि मैं जो हूँ आई एम ओवरटली कॉशियस, और या ये है कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि कोई चीजें बहुत बेहतर होंगी, शायद थोड़े दिन के लिए आपको बड़ी अच्छी चीजें होती दिखाई दे दें, फिर वो बाद में फिर वही आ जाना है। उसमें ना तो इंडिया का कोई इंटरेस्ट है आपके अंदर कि भाई देखिए, आपको याद है कि मैं पहले कहता था कि भाई पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के स्टेक्स क्रिएट करे, उनको बिजनेस का मौका दे पाकिस्तान में। उससे ये होगा जो कि इंडिया की जो राइट विंग गवर्नमेंट है वो जो है वो मजबूर होगी कि वो उसके जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, वो जो है उसको प्रेशर करेंगे कि यार पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे रखो। उस वक्त मुझे ये कहा गया कि आप जो हैं आप तो लेट जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है इंडिया से करने की, कोई भी तिजारत करने की, और पाकिस्तान तो बहुत अच्छा कर रहा है, सीपैक ये होने जा रहा है और अमेरिका ये होने जा रहा। तो मतलब इस तरह की बातें की जाती थी उस वक्त। आई मीन द थिंग इज दैट वही बातें अब आप लोग खुद कर रहे हैं कि इंडिया के साथ तिजारत हम करेंगे, इंडिया के साथ एक आई मीन दैट इज समथिंग will change any time again. सबाहत अशरफ आपकी तरफ आते हैं, और वो शुरू में जब हम थोड़े लोग हम जवान हुआ करते थे, समझ लें हम बच्चे हुआ करते थे, जवान हुआ करते, जो भी कह लें आप, तो हमारा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव हुआ करता था यूनिवर्सिटी पे, कैंपसेस पे, हिंदुस्तानियों से। जब हम यहाँ अमेरिका में थे तो एक बहस भी हुआ करती। उसके बाद हमें कुछ अरसे के बाद कुछ महसूस हुआ, और दूसरे कॉन्फ्रेंसेस में हम जाया करते थे, मुबाहिसे किया करते थे कि वो क्या शेर है कि सुन तो सही जहां में तेरा फसाना क्या, कहती है तुझे खल्क़े खुदा गायबाना क्या। तो वो वाला कुछ मामला हमारा बाद में हुआ, हमें समझ में आया कि यार ये मामला जो है, जो हम समझते बचपन में से हम सुनते पढ़ते देखते आए हैं, और जब हम ग्रूम हुए, हम बड़े हुए, उसके बाद फिर जब अमेरिका आए, तो यहाँ पर जब बाकी लोगों के साथ और इधर उधर देखा, बात की, कश्मीर पे हमने आवाज उठाई, तो वहां पर एक अलग भी दूसरी भी पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरह से देखा गया। और बदकिस्मती ये थी कि उस जमाने में 9/11 हो चुका था और मामला और खराब थे, आप पाकिस्तान के ऊपर शक व शुबा, तो खैर वो अलग सारी बातें। तो एक चीज है कि हमारे मुल्क के अंदर भी एक ऐसे लोग हैं जिनको कन्विंस करने की भी जरूरत है, और एक हमारा ऐसा इदारा है और पूरा एक मीडिया, और ये सब चाहे तो ये कर भी सकते हैं। हमारे यहाँ भी तो क्या उस चीज को, यानी कि कहते हैं ना, राह हमवार करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि वो राह शायद अब हमवार हो रही है। आप समझते हैं? यार देखिए, मैं इसमें ये कहूंगा कि जो जिस चीज की मेरे ख्याल से मिसबा भाई ने एंथुसियाज्म की बात की, अवैस साहब ने की, कि एंथुसियाज्म
किसके अंदर है रहा हमवार, मेरे ख्याल से ये हो सकता है थोड़ी सी सो कहते हैं काउंटर इंट्यूटिव बात हो, लेकिन अवाम में, दोनों मुल्कों की अवाम में एक लेटेंट जिसको आप इंथुजियाज्म हो ना हो, कम से कम इस वक्त हिंदुस्तान में दिख नहीं रही है, लेकिन एक सो कहते हैं ना अंडर द हुड एक जिसको आप कह लें आशा, वो बार बार इस्तेमाल होता है, एक आशा है कि हमारे मतलब अमन होना, हमारे खित्ते में मामलात जो हैं वो नॉर्मल की तरफ जाए। ये एक बुनियादी मेरे ख्याल से अवाम में है, अवाम में, जनता में, सब में, और उसके ऊपर से एक कल्चरल अफिनिटी भी है। लेकिन उसके ऊपर से जाहिर है एक नेशनलिस्ट, हमारी पेट्रियाटिक नेशनलिस्ट, जिस तरह से भी आप कह लें, जिन जिसको आप कह लें सतह पे आप कह लें, ये चीजें भी हैं। और जो आप कह रहे थे ना कि जो रद्द अमल आ रहा है बाजवा साहब की तकरीर के बाद, वो भी यही है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार हम तो हमेशा से यही कहते थे, और वही मतलब मैं देख रहा था कमेंट्स में भी शेखर गुप्ता साहब का बार बार जिक्र आ रहा है। कल परसों उन्होंने प्रिंट पे एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने एक फ्रेज, मतलब रेगन की एक फ्रेज को रीअसेस किया कि यार रेगन कहता था ट्रस्ट बट वेरीफाई, हम तो कहते हैं डिस्ट्रस्ट वेरीफाई बट वेरीफाई। मतलब वो आप देखें, शेखर गुप्ता को सुन लें, आप नजर सेठी को सुन लें, कॉशियस ऑप्टिमिज्म या एक कॉशियस नीडिंग ऑफ वेरिफिकेशन मामला है। और इसमें बड़ी बात वो है जो, और फिर हमारे कमेंट्स में बात हो रही थी कि इस वक्त हिंदुस्तान क्यों बात करना चाहेगा या पाकिस्तान क्यों बात करना चाहेगा, और ये बात हम कुछ दिनों से पाकिस्तान वाली साइड पे तो कर रहे हैं कि कम से कम शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में हमारी एस्टैब्लिशमेंट को ये समझ में आ रहा है कि भाई ये बहुत हो गई, थोड़ी सी हमें सुकून की जरूरत है मुल्क में, ताकि मुल्क थोड़ा कंसोलिडेट हो, मईशत बेहतर हो, फिर हम बात करेंगे किसी और चीज पे। ठीक है, अच्छा मैं जिस तरह से देख रहा हूँ वो ये है बड़ी वो आ रही है, डिस्टर्बेंस है बहुत ज्यादा, आपकी आवाज की भी हो रही है, कट कट की भी आ रही है, थोड़ा इसको अगर कुछ हो सके तो, अगर आप विंडोज बाकी की क्लोज कर लें। हाँ विंडोज बंद। हाँ अच्छा, मैं डॉक्टर वैसलीम आपकी तरफ आता हूँ। सर, इंडिया का इस वक्त जो है, इंडिया ने अब तक तो आपके साथ नेगोशिएशन बिल्कुल तर्क की हुई थी, अभी इंडिया का क्या क्या बेनिफिट है आपसे नेगोशिएशन को बहाल करने का, और उनको क्या नजर आएगा कि उनको भी तो कुछ टेबल में कुछ फायदा नजर आए ना? देखिए, एज एन आउटसाइड ऑब्जर्वर अगर हम इस वक्त इंडिया की सिचुएशन को देखते हैं तो उनके इंटरनल डायनामिक्स इस वक्त क्या है। इट इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो कोविड-19 की सिचुएशन से बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं। अगरचे उनकी इकोनॉमी जो है वो अब एक तरह से ऐसे लग रहा है कि बाउंस बैक कर रही है, लेकिन उसके बावजूद मतलब एक दो दिन पहले तकरीबन 1 लाख डेथ्स उनकी मैंने फिगर देखा, कई लोग अफेक्टेड हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं, और इन चीजों को वापस आते आते वक्त लगेगा। फिर फॉरेन पॉलिसी के महाज पर अगर आप देखें तो चाइना के साथ उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अफगानिस्तान में वो बहरहाल एक स्टेक होल्डर हैं, जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं, नेपाल हो या श्रीलंका हो, उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अपने मुल्क के अंदर ये जो किसानों का प्रोटेस्ट है, कश्मीर का जो मामला है, ये सारी वो चीजें हैं जो इकट्ठी होकर बहरहाल हुकूमतों के लिए और एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए एक प्रेशर बनाती हैं, और आपको कहीं ना कहीं सांस लेने के लिए एक जगह चाहिए होती है। मेरे लिए जो सबसे बड़ा इंडिकेशन होगा, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया पिछले चंद सालों में जब से मोदी साहब इक़्तिदार में आए हैं उस तरफ चल पड़ा है जहां इससे पहले पाकिस्तान खड़ा था पिछले 20-30 सालों में, और हमने उसके जो असरात थे वो भी भुगते, और हमने देखा कि ये चीजें जो है ये एक जीरो सम गेम होती हैं। मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा इंडिकेशन जो है, ठीक है ये एक ओपनिंग है, हमें ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा इंडिकेशन ये होगा कि क्या जिस वक्त ये इंटरनल प्रेशर मोदी गवर्नमेंट से हटता है, चीजें आगे चलती हैं, खास तौर पर जिस वक्त कोई अगला स्टेट इलेक्शन आता है या कोई और इस किस्म का मेजर जो एक कह लें कि मौका होता है इंडिया के अंदर, उस वक्त क्या वो वापस पाकिस्तान बैशिंग की पॉलिसी पर रिवर्ट करते हैं या नहीं करते?
अच्छा, लेकिन एक और भी चीज है ना डॉक्टर वैसलीम, हमें इस वक्त जो हमने जो नेगोशिएशन और जो हमने पीस के जो पैगामात हम दे रहे हैं कि बैठे टेबल, ये सब चीजें, सर हमें अब हमारे साथ भी तो वही मसाइल हैं। इकोनॉमिकली तो हम भी बड़े इफेक्ट हुए हैं, हमारा भी बड़ा बुरा हाल हुआ है कोविड से। हम कौन से कोई जो है चांद पे पहुंच गए इस दौरान। ये बात ठीक है, और इसलिए मैं ये कहता हूं कि दोनों हुकूमतें जो हैं वो हर वो काम करती हैं जिसका इल्जाम वो दूसरे पर लगाती हैं। इसीलिए जब वो निगोशिएटिंग टेबल पर बैठते हैं और वो एक तरह से वो वन अप मैनशिप की जो गेम होती है कि तुमने ये किया और तुमने ये किया, उसमें एंगेज करते हैं, तो वहां आकर जो निगोशिएशन है वो फेल हो जाती है। अब पाकिस्तान, हमने इंडिया की बात कर ली, अब आप पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। इंटरनली आप देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी है। आप चीजें जितना मर्जी उनको सप्रेस करने की कोशिश कर लें पॉलिटिकली या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप चीजों को मैनेज उस तरह से नहीं कर पा रहे। आपकी इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी सूरत हाल में है इस वक्त। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसमें इन्फ्लेशन रीजन में सबसे ज्यादा हाई है और जीडीपी ग्रोथ जो है वो रीजन में सबसे कम है। आपकी एफडीआई जो है वो श्रिंक हो रही है, आपका जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं। सो इन सारी चीजों को अगर आप इकट्ठा करते हैं, फिर दूसरी तरफ आपके दोनों बॉर्डर्स ईस्टर्न और वेस्टर्न जो है उन पर प्रेशर है। अफगानिस्तान में इस वक्त जो अमेरिका एंगेज हुआ है और जो विड्रॉल की कोशिशें कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान का एक अहम रोल है, और पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि किसी किस्म के हालात अगर अफगानिस्तान में खराब होते हैं तो उसका दोबारा से जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो पाकिस्तान में आए। सो ये सारी चीजें अगर आप इकट्ठी करें तो पाकिस्तान के भी ये फायदे में है कि इस वक्त कम से कम अपना एक बॉर्डर जो है अगर वो सिक्योर हो सकता है और वहां कुछ सुकून हो सकता है, और उस पीस डिविडेंड के नतीजे में शायद कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आ सकते हैं, तो उसको परसू किया जाए। लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था कि हमेशा ये पीस इनिशिएटिव्स जो है ये वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक रहे हैं, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। इस दफा जो है हम इस पर कितना आगे जा पाते हैं। आप मिसबा साहब ने मुशर्रफ दौर की बात की, 2003-4 से लेकर इवेंचुअली 2008 तक जब तक मुंबई अटैक्स हुए, उन 5 सालों में तो ऐसा लगता था कि जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो भी कोई मसला नहीं है, काफले आ रहे हैं, काफले जा रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बातें हो रही हैं, दोस्ती बसें चलाई जा रही हैं, और एकदम जो है वो ऐसे लगा कि सारा कुछ बंद हो गया। बिल्कुल। इस अग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो ये अग्रीमेंट तो उसके मुकाबले में बहुत एक मिनिस्क्यूल आपको एफर्ट लगती है। सो यस, इट्स एन ओपनिंग, बट आई विल नॉट रीड टू मच इनटू इट अनलेस देयर आर फॉलो अप एक्टिविटीज। अच्छा, जो डॉक्टर मिसबा आजम, जो डॉक्टर वैस सलीम ने जो बातें की और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से बातें जो की, उन्होंने तो मतलब बताया और बिल्कुल सही बताया, मैं उनसे एग्री करूंगा कि हमारी जो मईशत है उसके क्या। अच्छा, इमरान खान इतनी दफा माशियत कह चुके हैं कि मैं भी अभी माशियत ही कहने वाला था, फिर मैंने दुरुस्त किया कि मईशत की जो हाल बताया उन्होंने, अफगानिस्तान के हमारा इन्फ्लेशन, इधर उधर के जो मामला हमारे अंदरूनी मामलात हैं, मतलब समझ लें कि वो सारी बातें जो कि 2 हफ्ते पहले कबल जो कामरान खान किया करते थे उसका एकदम ऑपोजिट दे दिया। खैर, अब तो कामरान खान भी कोई बात कर रहे हैं डॉक्टर वैसे। फरफराज, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर, सॉरी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम और आप टार्ट स्कूलों के पढ़े हुए हैं इसलिए मईशत कहते हैं, अगर हम ऑक्सफोर्ड के पढ़े होते तो हम भी माशियत कहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सही कह रहे हैं। और मैं तो बड़ी अरसे से जुस्तजू में लगा हुआ हूँ कि जब मैं उर्दू बोलूं तो मैं मुकम्मल उर्दू बोलूं और उसके अंदर अंग्रेजी के अल्फाज ना इस्तेमाल करूं, और अंग्रेजी तो खैर जब बोलते हैं तो फिर पूरी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर मिसबा आजम, ये जो यानी कि कामरान खान कबल 2 हफ्ते कबल की जो कामरान खान की गुफ्तगू का जो काउंटर किया डॉक्टर वैस सलीम ने, ये सारी ही वजूहात से आप एग्री करते हैं कि यही वजूहात बनी कि अब हम भी उनसे बात करने को तैयार हैं? और वो जो एक इकोनॉमिक डिफरेंशियल जो हमारे डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब, जिनके साथ जो कि शो के रुए रवा रहते थे एक जमाने में, और बल्कि इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान के पहले इंटरव्यू भी उन्होंने यहीं पर दिया था, वो हमेशा इस चीज की बात करते थे कि इकोनॉमिक डिफरेंशियल जो है वो इंडिया बढ़ाने में लगा हुआ है, और जब इतना इस हद तक बढ़ा लेगा तो फिर उसका जो लेवरेज है वो भी बढ़ जाएगा। और उनकी किताब भी इसी के अराउंड है कि वो
कि इतना ज्यादा उनका इकोनॉमिक डिफरेंशियल बढ़ जाएगा कि वो फिर पाकिस्तान जो है उस पे ना कैचअप करने के काबिल होगा, ना सिर्फ फिर ये कि वो पाकिस्तान से अगर इंडिया नेगोशिएट ना भी करे तो वो एक तरह से इररेलेवेंट कर देगा चीजों को, और फिर वो कश्मीर में हर जगह दुनिया में भी उसकी सुनवाई ज्यादा होगी। क्या इंडिया उस स्टेट पे पहुंचा है अभी, पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? देखिए, जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा ये बात और आपने भी कही ये बात कि देखिए इंडिया के साथ भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर मोईद यूसुफ जो हैं वो उनकी एक एकेडमिक एनालिसिस है ये कि इंडिया का डिफरेंशियल और पाकिस्तान का जो वो है इतना बढ़ेगा, और जो कि बड़ी सही एनालिसिस है, क्योंकि आप देख लीजिए कि यूएसएसआर एंड यूएसए में यही चीज़ हुई ना कि अमेरिकन ने जो वॉर रेटरिक को स्पेशली रेगन ने इतना ज़्यादा बढ़ाया कि रशिया जो था, यूएसएसआर जो था, वो उसको फॉलो करते करते उसकी पूरी इकोनॉमी बैठ गई। हालांकि 60s से उनके ऊपर ट्रबल्स आनी शुरू हो गई थी, लेकिन वो फिर भी इंटैक्ट किया उस कंट्री ने 20 साल, तकरीबन 15-20 साल। लेकिन जब रेगन ने आकर स्टार वॉर्स और ये सारी चीज़ें SDI जिसे कहते हैं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, जिसमें वो पूरी एक शील्ड बनाने की बातें हो रही थी, उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर पंप किए जा रहे थे, तो उसका काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने जब शुरू की चीज़ें तो उसको बड़ा लॉस हुआ और इससे उसकी इकोनॉमी बैठ गई। तो बेसिकली मोईद का जो एनालिसिस है बेस करता है इन्हीं सब चीज़ों पर, जो कि बड़ा सही है, ऐसे होता है, ये कोई थ्योरी नहीं है, दिस इज रियलिटी between two rivals sitting next to each other, even it is more. लेकिन अब पाकिस्तान जो है, क्या जो डॉक्टर ओवैस सलीम ने कहा, इन सारी वजूहात की बिना पे हमारी डेस्परेशन का लेवल बढ़ गया, क्योंकि देखिए हमारे जो मिडिल ईस्ट के जो साथी हैं, जो बिरादर ममालिक हैं, उन्होंने हमें बड़ा लाउड एंड क्लियर एक जो है अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि आप हमसे उस तरह की एक्सपेक्टेशन जो हमारी शायद 60s-70s में होती थी, अब उसको वो ना रखें। अब हमारे वहां पर स्टेक बढ़ चुके हैं इंडिया में। देखिए फराज, इसका जवाब मैं आपको और अच्छी तरह दे सकता अगर कैमरा ना चल रहा होता, हम लोग लाइव शो में ना बैठे होते। ये जो आपने कहा ना बात कि हमारी डेस्परेशन बढ़ गई, देखिए पाकिस्तान की जो डायनामिक्स हैं वो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ चीज़ें कैसे होती हैं, कि वहाँ पर एक चीज़ को अचीव करने के लिए हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। पार्टियां बनाई जाती हैं ताकि अपने पॉलिटिकल राइवल्स को नुकसान पहुंचाया जाए, और वही पार्टियां बाद में आकर धरने करती हैं और पूरे मुल्क को एक हिस्टेरिया में डाल देती हैं। फिर वही उसी से फिर और चीज़ें डेवलप होती हैं, जिसको बार बार हम लोग डिस्कस करते रहें। उसी तरह से पॉलिटिकल राइवल्स को नीचा दिखाने के लिए और भी कुछ किया जाता था। अब आप देख लीजिए, आपको याद होगा 1998 में इंडिया के जो वजीर आजम साहब थे, जो कि एक वैसी राइट विंग पार्टी को लीड कर रहे थे, वो तशरीफ लाए पाकिस्तान, वाजपेयी साहब, और लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, वहाँ पर उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जाके स्पीच डिलीवर की, और एक बड़ा बहुत ही डिफरेंट टाइप का माहौल क्रिएट हुआ पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, उसको सैबोटाज किया गया। लेकिन फिर वही कहते हैं वो नहीं है, अब कह रहे हैं वो रियलाइजेशन, बल्कि अगर आप याद करें तो मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने भी उसके बाद जाके जब वो पावर में आया तो नहीं, that's what I am saying कि आपने उसको तो सैबोटाज किया, लेकिन 6 महीने के बाद आप भी वहीं पहुंच गए। हाँ, ठीक है, मतलब पहले तो मैं जरा सवाल आपकी तरफ आ जाता हूँ। मिसबा भाई, आप शायद ये कह रहे हैं कि बाजी जाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तमाशा मेरे आगे नहीं, देखिए मेरा मतलब ये है ना कि पाकिस्तान की जो डायनामिक्स है ना, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान डेस्परेट है या डेस्परेट नहीं है। देखिए, जो जैसा कि मेरे और दोस्तों ने कहा कि जो विल है लोगों में तो मौजूद है पीस की, क्यों ना हो, कि भाई इंसान तो पीस चाहता है ना, कौन चाहेगा कि इंडिया में उस लेवल पे नहीं है मिर्जा भाई, नहीं है उस लेवल पे जो हुआ करती थी।
नहीं, देखिए, आप तो उसकी बात कर रहे हैं ना जो कि प्रोपेगेंडा होता है, जो कि रेटरिक होता है, और उसकी एक वजह होती है। लेकिन एक आम आदमी, मेरे कुछ इजरायली दोस्त हैं जो कि वहाँ, जो कि हम लोग के वेंडर्स के साथ काम करते थे इजरायली कंपनी में, लेकिन जब वो अमेरिका आए यहाँ पर थोड़े दिन के लिए, और जब उनकी कंपनीज ने उन्हें वापस बुलाया तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और यहाँ जॉब्स कर ली। एटलीस्ट एक को तो मैं जानता हूं बड़ी अच्छी तरह, और उसका पॉइंट यही था कि रहता तो वो तल अवीव में, वहां कौन सी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, लेकिन वो यही कहता है ना यार कि आप जाएं बीचेस पर, एकदम सायरन और बजना शुरू हो गया, सारे लोग भागे, तो अब कैसे इस तरह की चीज है, यहाँ इतना सुकून है, बच्चों को वो ग्रो कर रहा है। तो देखिए, इंसान तो ऐसे ही होता है। सॉरी, ठीक है जी। जी सबाद अशरफ जी। हाँ, अगर मेरी आवाज सही आ रही है, मैं इस पे यही पॉइंट आउट करूँ। हाँ, मैं यही इस पे बात कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी याददाश्त वहां लेके जाएं, जिस वक्त मुशर्रफ साहब और वाजपेयी साहब वगैरह ने जो वो एक एफर्ट शुरू किया था ना पीस का, उस वक्त मुझे याद है कि मतलब हम लोग तो बहुत लोग वैसे ही काम करते रहते हैं कि यार अमन होना चाहिए, आशा ही वो, लेकिन उस वक्त जब वाकई लग रहा था एक बहुत छोटे से मौके के लिए कि कुछ हो सकता है, अमन हो जाए दोनों मुल्कों के दरमियान, तो एक जिसको अंग्रेजी में कॉशियस ऑप्टिमिज्म कहते हैं ना, एक बड़ी जो कहते हैं एक्साइटिंग सा एक मोमेंट हो गया था, जो जहां पे सब लोग, मेरे ख्याल से तकरीबन ये एकदम से एक हो गई थी, यार वाकई हम यहाँ पे अमन हो सकता है, अमन अमान हो सकता है हमारे खित्ते में। बड़ी एक लेटेंट सी उठती हुई एक लहर थी उम्मीद की, जिसको आप कह रहे हैं आशा भी नहीं, उम्मीद की एक लहर दौड़ पड़ी थी। उस पे ही बेस पे मैं पिछली दफा कह रहा था कि हमारे यहाँ आवाम में, जनता में, हर जगह ये एक है रिक्वायरमेंट, जैसे अभी मिसबा भाई ने कहा, जैसे इजरायलियों में होती है कि यार अगर हमारे मुल्क में अमन व अमान हो सकता है तो क्यों ना हो। ये चीजें मैं दूसरी तरफ जाना चाह रहा हूँ जिसका जिक्र नहीं आया है, टू पुट दैट के ये हमारे कमेंट्स में ही बड़ा डिस्कशन हो रहा था कि इस वक्त मोटिवेशन क्या है, क्योंकि हम ये तो बहुत बात करते हैं कि दोनों तरफ हमारी गवर्नमेंट्स, एस्टैब्लिशमेंट्स जो है इस तनाज़े को, इस टेंशन को इस्तेमाल करती हैं अपने सियासी मफादात के लिए। लेकिन इस वक्त ये लग रहा है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट से मतलब सिर्फ एक जिसको हम कहते हैं इदारा नहीं है, जनरली एक फीलिंग है कि यार हमें जरूरत है कि अपने मुल्क में कुछ थोड़ी सी इस्तेहकाम आए, उसकी वजह से हमारा मुल्क बेहतर हो। दूसरी तरफ इंडिया की मोटिवेशन में जो लोग कहते हैं ना, और ये कमेंट्स में बात हो रही थी कि हमें तो चीन से तो हमारी टक्कर है, पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन वो जो एक मामला है ना कि बैक वक्त दो बड़े पंगे फड्डे जो भी आप कह लें, कोई भी मुल्क नहीं संभाल सकता जितना भी बड़ा हो। जैसे अमेरिका की भी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी कोल्ड वॉर में या कोल्ड वॉर के बाद, ये थी कि एक नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी, यार किसी भी वक्त हमें, अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि दो बड़ी जंगें और एक आध छोटी जंग संभालने की हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, उस लिहाज से अपनी सारी प्लानिंग करते थे। उसी तरह से हिंदुस्तान भी ये इस वक्त इंडिया ये देख रहा होगा कि यार ठीक है पाकिस्तान छोटा मुल्क है, लेकिन हमारी एक फौज है, चाइना से हमारी ठनी हुई है, पाकिस्तान से भी अगर उसी लेवल पर ठन गई तो फिर हम ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे, इसलिए हमें जरूरी है कि थोड़ा सा पीस थोड़ा सा किया जाए। अच्छा ठीक है, सवाल आपकी आवाज में अभी भी थोड़ी डिस्टर्बेंस है, थोड़ा उसको इंप्रूव कर लीजिए। हाँ, ये चीज याद रखिए कि उनके ऊपर, और फिर मैं जरा, मुझे एक जगह और भी जाना, मैं हटूंगा, उनके ऊपर प्रेशर अमेरिका से भी बहुत जोर से आ रहा है, आप ये देखिए। और उसमें ये तनाजा भी होगा कि बाइडन साहब जब आने वाले थे तो एक टेंशन थी, लग रहा था कि जैसे बाइडन साहब इंडिया के ऊपर ह्यूमन राइट्स और उन इश्यूज पे प्रेशर डालेंगे, और उस प्रेशर को खासतौर पे पब्लिकली ना डालने की मेरे नजदीक ये कॉस्ट होगी कि यार तुम हमारे साथ चीन के खिलाफ अगर लगे रहो तो हम तुम्हारे ऊपर, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो कहते हैं ना कयासराई भी कर रहा हूँ, लेकिन ये नेगोशिएशन भी पीछे चल रही होंगी कि अगर तुम्हें ये चाहिए कि हम तुम्हारे ऊपर वो ना करें तो फिर हमारे साथ तुम चीन के साथ रहो और पाकिस्तान से थोड़ा सा मामला ठंडा करो, क्योंकि हमें पाकिस्तान इससे ताने बाने, हमें पाकिस्तान की जरूरत है अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए, और जरूरत है कि तुम्हारी जरूरत है कि चीन पे हमारा साथ दो। तो ये सारे ताने बाने जो है ना मिल के, और फिर जो इंटरनल कंपल्शन है दोनों मुल्कों की, उससे ये सिचुएशन बनी है।
अच्छा जी, ठीक है। मैं जरा कुछ कमेंट्स जो इसमें आ रहे हैं, चैट में भी बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, और एक साहब ने गालिबन फरमाया कि जी पंचवक्ता पाकिस्तान जो है वो किस तरह बाजवा और इमरान खान या अपने लीडरान को अलाउ करेगा कि वो एक बुत परस्त जो है मोदी के साथ जो है नेगोशिएट करें या पीस। अजीब गरीब किस्म की सोच है ये, क्योंकि दूसरे जो मुसलमान ममालिक हैं, चाहे वो तुर्की हो चाहे वो सऊदी अरब हो, वहां पर भी लोग पंचवक्ता हैं और उनकी दोस्ती है इंडिया से और दीगर और ममालिक की। और दूसरी बात ये जो की जा रही है कि अब मिलिट्री पावर खत्म हो गई है, अब सिर्फ जो है इकोनॉमिक पावर जो है वो मसल है जो कि इंडिया के पास है। तो डॉक्टर साहब एक तो उसका जवाब दे डॉक्टर वैस सलीम कि मिलिट्री पावर खत्म, अब इकोनॉमिक पावर है जो कि इसका मसल जो है इंडिया का बेहतर है, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा मजबूत है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि डॉक्टर वैस सलीम इसका भी जवाब दीजिएगा कि इमरान खान और मोदी साहब का तो नहीं पता कि वो अगला इलेक्शन वो जीतते हैं, और क्या वो उनकी अपनी एक लेगेसी भी तो कायम करना चाहिए। अगर हमने पीस कर दी है तो हमें भी हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। और शायद इमरान खान और मोदी साहब जो हैं ये वो लोग हैं जिनके लिए मेरे नजदीक, मेरी राय में पीस करना आसान है। उसकी वजह यह है कि दोनों के दोनों उस तबके से आ रहे हैं जो कि हमारे यहाँ राइट विंग का तबका समवॉट कंसीडर किया जाता है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट और वो इस तरह का तबका है। यानी मोदी साहब जो है हिंदू राइट विंग से के उनको तस्वुर किया जाता है, तो उनके लिए निगोशिएट करना आसान होगा बनस्बत कांग्रेस के। इसी तरह से जरदारी साहब के लिए मुश्किल होगा बनस्बत इमरान खान के। तो ये दोनों के दोनों के पास ये एडवांटेजेस तो हैं कि हम ये अगर पीस करते हैं तो आवाम को कन्विंस करना इनके लिए आसान है। जी देखिए, पहली बात तो जो आपने इकोनॉमी की उसका मसला ये है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में एक छोटा मुल्क है। जो हमारा इकोनॉमी का साइज है वो भारत के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटा है। इसलिए पाकिस्तान के लिए तो ये एक इंसेंटिव बनता है कि हम अगर इंडिया के साथ अपने मामलात दुरुस्त करें तो हमें बहरहाल फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक वन वे ट्रैफिक है और इंडिया के लिए उसमें कोई इंसेंटिव नहीं है। हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पहुंचने के लिए कितने अरसे से कोशिश कर रहा है, और उसके लिए एक वाहिद रूट है जो पाकिस्तान के थ्रू उनको मिल सकता है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और इवन अदरवाइज अगर आप देखें, हमने पाकिस्तान में रहते हुए ये देखा है कि एक अनस्टेबल अफगानिस्तान जो है उसकी वजह से पाकिस्तान को कितना ज्यादा एक इकोनॉमिक डिसरप्शन का सामना करना पड़ा है। तो क्या भारत एक ऐसा मुल्क चाहता है अपने हमसाये में जो भारत के मुकाबले में छोटा है लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, जिसके साथ हर वक्त वो मसाइल में गिरफ्तार हो, जिसके साथ हर वक्त जो है वो एक जंग की कैफियत चल रही हो, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट यकीनन इंडिया में भी होगा, उनको इसके असरात भुगतने पड़ेंगे। और सो ये एक लिमिटलेस जो है, एक एंडलेस वॉर नहीं हो सकती। इसका कोई ना कोई हल हमें ढूंढना होगा। दूसरा जो उसमें आपने एक इंटरनेशनल इंटरवेंशन की बात की, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, मैं समझता हूं कि यकीनन कहीं ना कहीं इस हवाले से बातचीत हो रही है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मामला ये था कि ट्रंप एक तरह से इनडिफरेंट थे इस हवाले से कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आपस में क्या मामलात हो रहे हैं। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर बात होती थी तो उन्हें तो अपने अमेरिका में इस हवाले से बहुत शिकायत थी, तो वो तो कहते थे कि बहुत अच्छा हो रहा है अगर आप जो है वो प्रेस के खिलाफ कोई इकदाम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की बातों पर भी वो कोई इतने ज्यादा तरद्दुद का शिकार नहीं होते थे। लेकिन बाइडेन इंतजामिया ने इक़्तिदार में आने से पहले ही ये इंदिया दिया था कि वो इस हवाले से जो है वो इक़दाम करेंगे। तो यकीनन, और जो बाइडेन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को और इनकी एडमिनिस्ट्रेशंस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आप उस इम्कान को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कोई रोल उधर से भी प्ले किया गया हो कि आप अपने मामलात को आपस में कुछ ठीक रखें। अब बात आ गई इम्कानात की कि इसके आगे क्या होगा। आपने कहा कि ये दोनों लीडर्स ऐसे हैं जो निस्बतन मर्क्यूरियल हैं, उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है अपने अपने मुल्कों में, और वो ये कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं। और अगर कोई इनिशिएटिव लें तो उनके लिए अपने सपोर्टर्स को कन्विंस करना भी बहुत आसान होगा। लेकिन दूसरा जो मसला है वो ये है कि उसी मर्क्यूरियल नेचर के बायस वो शायद बहुत दूर तक नहीं देख सकते, और जो उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली हैं
और उसको वहां तक ले गए हैं जहां से वापस हटना उनके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं, जहां से हमने प्रोग्राम आज का शुरू किया था, कि ये एक ओपनिंग जरूर मिली है, लेकिन इससे आगे कहां जाते हैं, क्या कदम आगे बढ़ाते हैं या पीछे लेते हैं, और वो कितना दूररस होता है, ये हमें देखना होगा। अच्छा, ये आपने मेरी एक जवाब नहीं दिया कि मोदी साहब और इमरान खान साहब, ये दो वो लीडर्स हैं जिनके लिए पीस इस्टेब्लिश करना, अमन इस्टेब्लिश करना निस्बतन आसान है, यानी कि इंडिया की कांग्रेस के लिए मुश्किल होता और हमारे यहाँ जरदारी साहब जैसे लोगों के लिए मुश्किल होता, लेकिन इमरान खान का जिस तबके से ताल्लुक है और मोदी साहब का जिस तबके से ताल्लुक है, दोनों के दोनों राइट विंग, तो इनके लिए जो है पीस इस्टेब्लिश करना इज फार इजियर देन ए लेफ्ट विंगर। नहीं, मैं पार्शली मैंने उसका जवाब दिया कि दोनों की मर्क्यूरियल नेचर की वजह से ये बात होती है, लेकिन अगर आप मोदी साहब को देखें, मोदी साहब ने अपना पूरा वोट बैंक जो एस्टैब्लिश किया है वो एक हिंदुत्व मेंटालिटी पर किया है। उन्होंने अपने उस वोट बैंक को जो है वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। पहली दफा इक्तदार में आने के बाद जब उन्होंने पिछले साल इलेक्शन लड़ा 2019 में, तो उन्होंने उस नैरेटिव को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया, बात हमने इंडियन सोसाइटी में भी देखे। अब उससे वो कितना पुल बैक करेंगे और उसका उनका जो इंटरनल डायनामिक्स है उस पर क्या असर पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि क्या वो अगले इलेक्शन में, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो या कोई और मामला हो इंडिया के अंदर, वहां पाकिस्तान बैशिंग से दूर रहेंगे, क्योंकि हमने हिस्टोरिकली देखा कि फौरन वो उसको अपने वोट को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उस पॉलिसी से हटेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो ये बात होती है, ठीक है, और इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है वो सिर्फ राइट विंग नहीं है, उसमें लिबरल भी है, डेमोग्राफिक शामिल है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर उसमें यह है जिसकी बार बार बात होती है कि ये एक हाइब्रिड रेजिम है और इसमें फौज और सिविलियन हुकूमत जो है वो पर है, इसमें वो फ्रिक्शन नहीं है जो इससे पहले होती थी। तो शायद उस रेजिम की हाइब्रिडिटी को इस्तेमाल करते हुए कुछ आगे बढ़ा जा सकता है, और ये इम्कानात कम होंगे कि अगर सिविलियन हुकूमत आगे बढ़ने की कोशिश करे तो फौज उसकी टांगें खींच रही होगी। ठीक है, डॉक्टर मिसबाह आजम, मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि सर क्या समझते हैं कि किन फंडामेंटल तब्दीलियों के लाने की जरूरत है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, जिसकी जो कि पीस को जो है मुमकिन बना सकें? देखिए फराज, आपको याद होगा जब मोदी साहब की ये बड़ी बातें हो रही थी कि मोदी साहब वुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस ज़माने में हम लोग शो किया करते थे अपने पुराने प्लेटफॉर्म से। तो एक बात पर हम लोगों ने एक बड़ा मशहूर एक जो मेटाफोर्स कह लीजिए जो चल रहा था मार्केट में उस वक्त, कि ओनली निक्सन कुड गो टू चाइना। तो अब बेसिकली आपकी जो बात है वो उसी पर बेस करती है। तो उसके अंदर इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट यस निक्सन गोज टू चाइना बट मोदी इज नो वाजपेयी, मोदी इज नो निक्सन। तो देखिए, आपने बात की लेगेसी की, तो लेगेसी जो है मोदी साहब की, जो ये पीस इनिशिएटिव तो शायद है ही थी नहीं कभी। उनकी लेगेसी ये नहीं थी कि पीस ने, उनकी लेगेसी थी कुछ और। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उनका जो एक रेटरिक है, जो उनका बेस है, वो एक बहुत डिफरेंट हिस्टोरिकल व्यूज को जिस तरह से वो देखते हैं उसको ऊपर लाना। और अब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बहस है, मैं अपने हिंदू भाई बहनों के साथ कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन उनका जो मेन थ्रस्ट है वो ये है कि जिस तरह से तारीख में होता आया है वो अब ना हो, कि दूसरे लोग आए और उन्होंने कब्जा किया। और कुछ हद तक वो बातें आप सही भी मान सकते हैं, मतलब उसके अंदर आर्गुमेंट ऑलवेज है वहां पर। तो देखिए, फिर आप ये सवाल करेंगे फराज कि फिर जब मोदी साहब तशरीफ लाए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब उन्होंने चार्ज लिया तो वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, उन्होंने शादी अटेंड की यहाँ के ऊपर। तो देखिए, वो जमाना बड़ा डिफरेंट था। मोदी साहब की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें जो वहाँ के जो बड़े बड़े टाइकून्स थे उनका इन्वॉल्वमेंट थी, और उनका जो था स्टेक्स थे पाकिस्तान के अंदर।
उनके क्या स्टेक्स थे कि जैसे एक बहुत बड़ी फैमिली थी जो कि चाह रही थी कि जो गुजरात में वो लोग पावर प्लांट्स लगाएं और बिजली जो है वो पाकिस्तान में बेचें। इसी तरह से कुछ मेटल का कुछ इशू था, उसमें अंबानीज इन्वॉल्व थे या कौन सी फैमिली इन्वॉल्व थी, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी इंडिया की फैमिली। तो देखिए वो जो थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की सुन रहे थे, और वहीं के ऊपर मेरा ये आर्गुमेंट है कि देखिए अगर पाकिस्तान जो है इंडिया को इस तरह की स्टेट प्रोवाइड कर देता अगर इस तरह से, तो देखिए मोदी साहब जो है ना वो आए हैं थ्रू डेमोक्रेसी, वो कोई तख्ते उलट के नहीं आए हैं। तो उनकी लेगेसीज जो थी ना, वो जो भी होती वो जो थे पुश होते एक पीस इनिशिएटिव की तरफ से, हो सकता है वो उनकी लेगेसी बाद में बन जाती फॉर श्योर। तो देखिए ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, और उस वक्त जो था एक तूफान मचा दिया गया कि क्यों ऐसे हुआ, क्यों उन्होंने हाथ मिलाया। हो सकता है मोदी साहब का अपना वो हो कि अपना प्लान यही हो कि यार थोड़े दिन जरा सा इन लोगों को खुश कर लो जिन्होंने हमें पैसे दिए, हमारी हेल्प की है कैंपेनिंग में, उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी चीज पर आ जाएंगे। वो आते भी जरूर, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ, लेकिन क्या होता कि उनकी स्पीड बहुत कम होती उस वक्त, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर होता है इंडियन कॉरपोरेट का, उसका इंटरेस्ट होता। अगर पाकिस्तान में वो लोग अपने गुड्स बेच रहे होते, यहाँ पे लोग हायर हो रहे होते, उनकी कंपनीज यहाँ होती। तो देखिए ये जो 2003 का जो स्टैंड ऑफ है उसकी मिसाल है, जो उसी शो में कि आप जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो वहां का जो कॉर्पोरेट तबका था इंडिया का वो चला गया और उसने कहा कि जी ये स्टैंड ऑफ बंद करें, हमारे यहाँ जो है अमेरिकन और यूरोपियन जो ट्रैवल करके नहीं आ रहे, जिससे हमारी इकोनॉमी को लॉस हो रहा है। हाईटेक कंपनीज के जो है कॉर्पोरेट लीडर्स इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने कहा जी हमारे हमें बिजनेस नहीं मिल रहा है क्योंकि गोरा और यूरोपियंस यहाँ आ नहीं रहे हैं, तो लिहाजा कह रहे हैं वो स्टैंड ऑफ खत्म कराने में वो भी उसने भी उस फैक्टर ने भी किरदार अदा किया था, बहुत बड़ा उसका हाथ था। और अगर आपको याद हो डॉक्टर मोईद यूसुफ ने अपनी किताब में जो जिक्र किया है कि जब कि किस तरह से डॉक्टर विज कपिल जो थे जिन्होंने मूवमेंट की थी, और फिर वाजपेयी साहब उसी दौरान ना, ये ट्विन पीक के दौरान जिसका जिक्र आपने किया फराज, उसी जमाने में जब उन्होंने अपनी कुछ आर्मीज को मूव किया बगैर इजाजत के, तो जो वाजपेयी जी थे वाजपेयी जी थे उस वक्त, यस उस वक्त वाजपेयी जी आ चुके थे, तो उन्होंने उसको उनको फायर कर दिया इस पे कि बगैर आपने पूछे, क्योंकि उनका जो फियर वो यही था ना कि जब आई बॉल टू आई बॉल आर्मीज खड़ी होंगी तो देखिए कुछ भी हो सकता है ना उसके अंदर। तो मैं क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ जा रहा हूँ, और डॉक्टर वैसलीम क्या आप समझते हैं फंडामेंटली अभी होने की जरूरत है कि मामला दोनों तरफ बेहतर हो और जो रिजल्ट है वो मुस्बित हो, वरना तो वही है कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, कि वही रिपीट जो है साइकिल हो और उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन। देखिए इस वक्त जो दोनों मुल्कों में माहौल है उसमें अगरचे आइडियली तो ये होना चाहिए कि आप फ्यूचर का रोड मैप लोगों के सामने रखें, अपनी पार्लियामेंट में रखें, मीडिया में सामने लेके आए कि ये चीजें हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे, आगे बिल्डअप करेंगे, चाहे वो इकोनॉमी हो, कल्चर हो, या कोई और किसी और किस्म का कोऑपरेशन हो, चाहे जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, लोगों के लिए वीजे खोलने की बात है। लेकिन मसला ये है कि अगर ये सारी चीजें आपने इस वक्त पब्लिक कर दी प्रीमेच्योरली, तो उसका एक तरह से बैकलैश जो है वो इतना खतरनाक होगा कि आप शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जैसे हमने पीछे देखा है पिछले सालों में। तो मेरी उम्मीद ये है कि इस वक्त जो है चीजें वहीं ना रुकी हुई हो जो हमने ये इस मुआहदे की शक्ल में देखा, सीज फायर मुआहदे की शक्ल में, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ट्रैक 2 में बातचीत हो रही हो दूसरी चीजों पर भी, और आइंदा कुछ अरसे में वो चीजें भी हमारे सामने आए। ठीक है जी, मिसबा आजम साहब 1 मिनट शो खत्म। देखिए फराज, बैक ट्रैक पे शायद कुछ हो रहा हो, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और उसकी एक वजह आप ये भी देख सकते हैं कि आप देखिए कि हमारे चीफ साहब ने ना तो 270 का जिक्र किया, ना तो जिक्र किया उन्होंने यूएन रेजोल्यूशंस का।
तो इससे तो ये लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिसे वो ब्रेक नहीं करना चाह रहे थे। तो वो तो जाहिर है आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, कि जब तक कश्मीरियों को रिलीफ अगर नहीं मिल रहा और अगर उसी तरह से उन पे जुल्म ढाया जा रहा है इंडियन आर्मीज की तरफ से, तब सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो जाहिर है फिर वी आर बैक टू स्क्वायर वन। और पाकिस्तान के पास ये लेवरेज फिर नहीं होगा, हमारे आर्मी चीफ साहब के पास भी लेवरेज नहीं होगा कि वो इस तरह से पीस की बात कर सकें अगर कश्मीरियों के ऊपर जुल्म होता रहा। ठीक है जी। ख़वातीन हज़रात, आपने दोनों बल्कि तीनों मेहमानों की आरा सुनी और बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान के हक़ूक़ की बैशिंग है, उधर हिंदुस्तान की बैशिंग है, चाबहार किसके पास है, चाबहार का क्या बनेगा, ये सारे के सारे मामला जो हैं ओपन है। हम इनको आने वाले दिनों में चाबहार पे भी कभी मौका लगा गुफ्तगू कर लेंगे कि चाबहार जो है उसके थ्रू इंडिया जो है सेंट्रल एशिया चला पहुंच गया है और वो सारी चीजें। और जो ये बात की गई कि जी मोदी साहब जो है अगला इलेक्शन भी वही जीतेंगे क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। तो जो है अगर आप नजूमी है तो मुझे जरूर बताइए और क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो उसका तो अभी नहीं पता क्या क्या मामलात होते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से आपने जो दूसरी बात है कि हम जो है जहालत में धंसना चाहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान जहालत में नहीं धंसना चाहता। पाकिस्तान बल्कि उस चीज से, उस जहालत से, उस इंतहा पसंदी से निकलने की कोशिश कर रहा है जिसमें इंडिया घुस रहा है इस वक्त। पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं इंतहा पसंदी हुई। इंतहा पसंद माइंड सेट जो है वो परवान चढ़ा और दहशतगर्दी उसका नतीजा निकली और उससे पाकिस्तान ने बहुत सफर किया। हमने जो 80,000 से ज्यादा जो है लोग खोए उसके नतीजे में और मुल्क की बदनामी, बर्बादी, इकोनॉमी, सब चीजें उसकी जो है उस पे उसका असर आया। लेकिन अब पाकिस्तान में एक चीज नजर आती है कि हम निकल रहे हैं। तो हिंदुस्तान के जो दोस्त हमारे ये कह रहे होते हैं कि हम वहां पहुंच रहे हैं, हम तो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझ जैसे लोग, डॉक्टर उवैस सलीम जैसे लोग, डॉक्टर मिसबा आजम जैसे लोग आपके सामने मौजूद हैं। कोई हम ये कोई तलवार लेके घोड़ा दौड़ाते हुए जो है ज़ैद अहमद की तरह वहां पहुंच रहे हैं पानीपत पे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो पानीपत पे जाने की बात भी नहीं कर रहे। हम तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं और डायलॉग की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में अच्छे लोग पाए जाते हैं। आप खुल के पाकिस्तान को देखिए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो कि रैशनैलिटी से बात करते हैं, जो कि खुद चाहते हैं कि भाई मामला हल हो। लेकिन एक सोच है, एक बहुत पुराना बैगेज है कि उस बैगेज से जो है जान छुड़ाना इतना आसान नहीं हो। क्या याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हावजा मेरा। तो वो याद माजी जो है इतनी आसान नहीं है उससे निकलना। जी डॉक्टर वैसली। मैं इसमें सिर्फ एक बात ऐड करूंगा जो आप कह रहे थे। जब मैं पहली दफा इंडिया गया तो मेरे जो दोस्त हैं वहां पर, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि यार ये इंडिया उससे तो बहुत मुख्तलिफ है जो हमें स्टार टीवी के ड्रामों में नजर आता है। तो उन्होंने कहा वो शायद 1 या 2% इंडिया की रियलिटी होगी जिसको वो पूरे इंडिया की रियलिटी बनाकर पेश करते हैं। इसी तरह मैं अपने इंडियन दोस्तों से भी ये कहूंगा कि पाकिस्तान उससे बहुत मुख्तलिफ है जो आपको बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, अच्छा एक बड़े मजे की बात है, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जो कि करतारपुर के थ्रू आए और इंडिया के बहुत सारे जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं वो जब पाकिस्तान आए तो उनकी भी आंखें खुल गई और उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं कि उन्होंने जब पाकिस्तान में लोगों को बड़ा मोहब्बत करने वाला पाया, जब उनको पता लगा कि जी आप हिंदुस्तानी है, तो उन्होंने आपसे रेस्टोरेंट में बिल नहीं लिया, आपसे आपने साड़ियां खरीदी, चीजें खरीदी लाहौर में, तो उन्होंने उसके बिल नहीं लिए। तो पाकिस्तान में भी लोग मोहब्बत करने वाले हैं और चाहते हैं कि मामला हल हो। आज के साथ ही फराज दरवेश को इजाजत दीजिए। अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए। अगर आपने शेयर नहीं किया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जस्ट एक छोटा सा कमेंट। जी डॉक्टर फराज, वो तो मैं समझती इशू है ही नहीं, वो तो इशू है ही नहीं। इशू इज द गवर्नमेंट्स बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी ख़वातीन हज़रात, खुदा हाफिज। अगले हफ्ते हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। एंड नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी एंड। हमजा साहब को कॉल कर लीजिए।